with the first chapter of History and Civics, which is the First War of Independence or the Revolt of 1857. Under this chapter, we are going to study the causes for the war, its consequences and its drawbacks. So the first question which comes to our mind is that why did this war happen? कि आखिर ये वॉर हुई क्यों? तो इसका मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिश खुद को इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते थे ताकि वो इंडिया के रिसोर्सेज का और इंडिया के पैसे का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सकें। और इसके लिए उन्होंने कई छोटे छोटे किंगडम्स को एनेक्स करा, पीसेंट्स को, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए और उनके अगेंस्ट एक अपराइजिंग करना चाहते थे। वैसे तो इस रिवॉल्ट के पहले भी कई सारी अपराइजिंग्स हुई थी, लेकिन वो सभी लोकल थी, स्कैटर्ड थी और उनमें कोई यूनिटी या लीडरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश के लिए एक चैलेंज साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो ब्रिटिश के लिए बहुत सीरियस चैलेंज था, जिसने कि उनकी फाउंडेशन को भी थोड़ा हिला के रख दिया था। सो लेट्स कम इन टू द कॉजेस फॉर द वॉर, विच आर अंडर द 5 heads, दैट इज पॉलिटिकल कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, military cause and immediate cause. First causes is the political cause. And तो political cause में ब्रिटिश ने कुछ वॉर्स करी या कुछ अलाइंसेस करे जिससे कि उन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स को, टेरिटरीज को एनेक्स करा। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में ब्रिटिश ने कई सारे मेथड्स यूज़ करे, जिसमें पहला है बाय आउटराइट वॉर्स। ब्रिटिश ने कई ऐसी वॉर्स करी ताकि वो जो भी टेरिटरीज थी या छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको वो वीक करें और धीरे धीरे उनको अपने कब्जे में कर लें या उनको मजबूर कर दें कि वो किंगडम्स ब्रिटिश को सरेंडर करें। जैसे कि बैटल ऑफ बक्सार, जहाँ पर कि ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार और ओडिशा को कैप्चर करा। एंग्लो मैसूर वॉर, जिससे कि ब्रिटिश ने मैसूर स्टेट्स को कैप्चर करा। एंग्लो मराठा वॉर, जहाँ पर कि ब्रिटिश ने मराठास की टेरिटरीज को कैप्चर करा। एंड एंग्लो सिख वॉर, जहाँ पर ब्रिटिश ने सिक्स की टेरिटरीज को कैप्चर करा। तो इस तरह से ब्रिटिश ने जो भी पावरफुल किंगडम्स थे जैसे कि मराठास, सिक्स, इन सभी को कैप्चर करा। सेकेंड मेथड वॉज द सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, वेयर द annexed kingdom had virtually lost their freedom and became the puppets of British। यानी कि वो ब्रिटिश की विश के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रिटिश को सुप्रीम पावर मानना पड़ा, अपने सभी पॉलिटिकल रिलेशंस को ब्रिटिश को सरेंडर करना पड़ा और वो ब्रिटिश की विश के अगेंस्ट कोई भी अलायंस नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा जो कि एक तरह से उनके सभी कामों पर नज़र रखता था, और इसके अलावा उन्हें अपने पैसे से ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना पड़ता था। तो इस तरह से ब्रिटिश ने जितने भी किंगडम्स को एनेक्स करा वो सभी ब्रिटिश के पपेट्स बन गए, यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते। Next method was by using the doctrine of lapse. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie, where if any ruler died without any heir, his adopted successor or adopted heir can only inherit his private property and not his territory, which would fall under the British. यानी कि अगर किसी भी रूलर की डेथ हो जाती तो उसका जो एडॉप्टेड सक्सेसर होगा वो सिर्फ उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसका पैलेस, उसके पैसे, लेकिन उसकी जो टेरिटरी होगी, उसका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। तो इस तरह से ब्रिटिश ने कई सारे पावरफुल किंगडम्स जैसे कि झांसी, सतारा, नागपुर, उदयपुर, इनको कैप्चर करा। नेक्स्ट वॉज द एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स करा ये कह करके कि वहाँ पर गवर्नमेंट सही से नहीं चलाई जा रही है, यानी कि वहाँ पर जो रूल है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, और उन्होंने अवध को इसलिए एनेक्स करा ताकि वो लोगों के लिए गवर्नमेंट अच्छी कर सके या लोगों का वेलफेयर कर सके। लेकिन इस जो भी चीज़ें अवध में हुई वो सभी इसके ऑपोजिट है, यानी कि लोगों को और ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, उनको और ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू देने पड़े, फूड, जस्टिस, हाउस के लिए एडिशनल टैक्सेस देने पड़े, और इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाहीज थे उन्हें अपने लैंड के लिए बहुत हाई लैंड रेवेन्यू या टैक्सेस देने पड़ते। और इसी के साथ अवध के नवाब की जो आर्मी थी, उनके नोबल्स, ऑफिशियल्स, वो सभी अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसकी वजह से वो सभी धीरे धीरे इम्पॉवरिश यानी कि वो गरीब होने लगे, और इसकी वजह से उन लोगों के मन में ब्रिटिश के लिए गुस्सा था। दिस वॉज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल कॉज।
Second point is disrespect shown to Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar was the last emperor of Mughal Empire. तो ब्रिटिश ने कई ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बहादुर शाह मतलब उनके फॉलोअर्स के लिए या मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करा, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करा। जैसे कि लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा कि बहादुर शाह की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स होंगे वो अपने नाम के साथ कोई भी इंपीरियल टाइटल जैसे कि शाह, किंग, ऐसे कोई भी टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस होंगे। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह की डेथ के बाद वो रेड फोर्ट को एज ए पैलेस यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें कुतुब मीनार के पास किसी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उनके इन सभी डिसीजंस ने मुस्लिम्स की फीलिंग्स को काफ़ी हर्ट करा और उन्हें ये पसंद नहीं आया। इसकी वजह से लोग जो है वो उनके अगेंस्ट प्लॉट करने लगे और वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। थर्ड पॉइंट इज ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ब्रिटिश की बिटर एनिमी बन गई थी, काफ़ी बड़ी एनिमी बन गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने उनके अडॉप्टेड सन आनंद राव को झांसी का नेक्स्ट सक्सेसर मानने से मना कर दिया अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश की बहुत बड़ी एनिमी बन गई थी। और नाना साहेब जो है वो पेशवा बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन थे, तो उनके साथ भी ब्रिटिश ने अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनको भी ब्रिटिश ने वो पेंशन देने से मना कर दिया जो बाजीराव सेकेंड को देते थे। और इस रीज़न की वजह से नाना साहेब को अपनी फैमिली सीट पूना से दूर कानपुर रहना पड़ा। तो इन चीज़ों ने उनके फॉलोअर्स को जैसे कि मराठास को या रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लोगों को काफ़ी उनकी फीलिंग्स को हर्ट करा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। फोर्थ पॉइंट इज द एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सोवरेनिटी का मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया को इंग्लैंड से रूल करते थे, यानी वो इंडिया को काफ़ी एक इंग्लैंड जो कि काफ़ी माइल्स दूर है इंडिया से, वहाँ से रूल करते थे। तो लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आई कि वो इंडिया को इतनी दूर से कैसे रूल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उनका पैसा, उनकी चीज़ें इंग्लैंड लेकर के जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और बदले में वो लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं करते। क्योंकि इससे पहले जिन भी लोगों ने इंडिया को एनेक्स करा था, जैसे कि चाहे वो मुगल हो या टर्क्स हो, वो सभी इंडिया में आकर एस्टैब्लिश हो, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं ये इंग्लैंड से इंडिया को रूल करते थे। तो इनका ये जो एटीट्यूड था ये इंडियंस को पसंद नहीं आया। सो दीज वर पॉलिटिकल कॉजेज। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉजेज विच इज़ द सोशियो रिलीजियस कॉजेज। सोशियो रिलीजियस कॉजेज में का मतलब है कि ब्रिटिश ने सोशल स्फेयर में, रिलीजियस स्फेयर में कई ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने कि लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करा और जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हो गए। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स। तो ब्रिटिश ने कई रिफॉर्म्स करे ताकि वो इंडियन सोसाइटी को बदल सके, जैसे कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, इन सब को एबॉलिश करा। कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी पर सवाल उठाया कि कास्ट सिस्टम को थोड़ा कम कठोर या कम रिजिड बनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लेकिन इंडियंस को नहीं पसंद आई। उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों ने इंडियंस की फीलिंग्स को हर्ट करा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। सेकेंड पॉइंट इज सस्पिशंस अबाउट दी मॉडर्न इनोवेशंस। तो उस टाइम में जो भी नई इनोवेशंस हुई थी, जैसे कि रेलवेज, टेलीग्राफ्स, इनको लेकर के लोगों के मन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। वो ये नहीं समझ पाई कि आखिर ये इनोवेशंस किस चीज़ के लिए हुई। जैसे कि टेलीग्राफ लाइंस के बारे में लोगों को ये लगता था कि वो इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि जो लोग ब्रिटिश की बात नहीं माने उनको उस पर हैंग कर दिया जाए। रेलवेज़ को सोच लेकर के लोगों के मन में ये सोच थी, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उनको ऐसा लगता था कि रेलवे की वजह से उनका रिलीजन डिफाई होगा, यानी कि उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर लो कास्ट और हाई कास्ट को एक साथ बैठना पड़ेगा। तो उनकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, इस थिंकिंग की वजह से उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश उनकी फीलिंग्स के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है, या वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नए रूल्स या रिफॉर्म्स लाते हैं। तो ये चीज़ इंडियंस को पसंद नहीं आई। थर्ड पॉइंट इज ऑपरेशन ऑफ द पुअर। तो ब्रिटिश जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो करते थे, यानी कि वो खुद को सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को इन्फीरियर। तो इसकी वजह से वो पुअर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे।
जैसे कि पीसेंट्स हों, वर्कर्स हों, वो इनसे काफ़ी हाई टैक्सेस लेते थे, हाई लैंड रेवेन्यू लेते थे। अगर वो ये पे नहीं कर पाते थे तो वो उन्हें मारते थे, मास लॉगिंग यानी कि उनको कोड़े मारते थे, उन्हें जेल में बंद कर देते थे। तो इनकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो पुअर थे, जो गरीब लोग थे, वो काफ़ी ऑफेंड हो चुके थे, वो बहुत परेशान हो चुके थे। तो इसीलिए अब उन्हें ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अपराइजिंग करनी थी। फोर्थ पॉइंट इज द मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो इसमें क्या है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आया था तो 18th सेंचुरी में, तो ब्रिटिश इंडियन रिलीजन को लेकर ब्रिटिश के मन में काफ़ी ज़ील, एक उत्साह, एक एंथुसियाज्म था। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये जो एटीट्यूड था ये चेंज होता गया। फिर धीरे धीरे वो उनको लगा कि इंडियन से कुछ जो रिलीजियस कस्टम्स हैं वो सही नहीं है। जैसे कि उन्होंने आइडल वर्शिप, प्रीस्टहुड, इन सब पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को एबॉलिश करना चाहिए, ये सही नहीं है। और वहीं लोगों को उनका ये एटीट्यूड नहीं पसंद आ रहा था। और इसी के साथ उस टाइम पे यानी कि 19th सेंचुरी में जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगी, ताकि वो क्रिश्चियंस जो हैं वो अपनी टीचिंग्स को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकें। तो उसी मिशन के थ्रू इंडिया में भी ये मिशनरीज़ आई और ब्रिटिश ने इन मिशनरीज़ को सपोर्ट करा। तो लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश शायद ऐसा डेलिबरेटली कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है, ताकि वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। और फिफ्थ पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो ब्रिटिश ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी थी ताकि इंडिया में आर्ट, लिटरेचर, साइंस का डेवलपमेंट हो। लेकिन जो लोग थे वो इस वेस्टर्न एजुकेशन के सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे क्योंकि इंडिया के जो जैसे रिलीजियस जो प्रीस्ट्स थे, जो पंडित्स थे, मौलवीज थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिटिश ने जानबूझकर करा है ताकि वो उनके रिलीजियस स्टडीज़ को डिफाई कर सके, उन्हें डिस्करेज कर सके, यानी कि लोग जो है वो अपने रिलीजियस कस्टम्स को, अपने रिलीजियस स्टडीज़ को भूल जाएं और वो धीरे धीरे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकें। तो इसकी वजह से जो लोग थे वो इस वेस्टर्न एजुकेशन के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से लोगों के मन में ब्रिटिश के अगेंस्ट थोड़ा गुस्सा भी था। सो दीज वर सोशियो रिलीजियस कॉजेज।